गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दूसरा चैप्टर भौतिकी का शुरुआत किए थे, जिसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन को समझा था और उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे। आपके स्टडी मटेरियल में सारे डिफिनीशन दिए गए हैं। आपके ऐप्स के जो अपने क्लास को खोलने के बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन में स्टडी मटेरियल होगा, वहाँ पर आपके सेकेंड चैप्टर के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। वहाँ से आप कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में हमने पढ़ा, एक बार रिवैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने पथ से मुड़ने की घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जिसमें चलती है कहलाती है माध्यम। जिसमें प्रकाश का चाल अधिक हो वह विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम। प्रथम माध्यम का जो किरण होती है वह कहलाती है आपतित किरण। दूसरे माध्यम की किरण कहलाती है अपवर्तित किरण। वह सतह जो दोनों माध्यम को अलग करती है अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह के जिस बिंदु से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण। हमने यहाँ पर दो घटनाओं का जिक्र किया। एक बार जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ओवरऑल अगर हम इन सारे बातों को मिला दें तो हमने पढ़ा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होती है। और दूसरा नियम जो काफ़ी फेमस है और लगभग बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है कि किस प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए, विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है, जिसे हमने देखा sin i बट्टे sin r। यह चूंकि दिया गया था स्नेल के द्वारा, इसलिए इसे हमने कहा स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। न्यू1 sin i बराबर न्यू2 sin r। अब इसमें एक टर्म आया न्यू, जो एक स्थिरांक था जिसका नाम दिया गया अपवर्तनांक। अगर हम बातें करें अपवर्तनांक किसको कहते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग परिभाषित करते हैं दो टर्म। दुनिया के इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का जो कंसेप्ट आया वो स्नेल के नियम से आया, क्योंकि स्नेल के नियम ने कहा कि किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है, और वह निश्चित राशि, वह स्थिरांक जो आया वह आया न्यू। या बहुत सारे इंडियन ऑथर इसके लिए एन का भी प्रयोग करते हैं। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम यूँ कहें अपवर्तनांक। तो वास्तव में अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। दुनिया में हर राशि को दो टर्म में डिफाइन किया जाता है। एक एब्सोल्यूट, जो साधारणतया मुश्किल काम होता है, जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा आपेक्षिक या सापेक्षिक, हम लोग कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब है निरपेक्ष का और क्या मतलब है आपेक्षिक का या सापेक्षिक का। तो आपेक्षिक या निरपेक्ष की हम लोग बात करें तो याद रखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा हो गया शून्य में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात
अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर अगर हम लोग बातें करें तो न्यू बराबर हो जाएगा C/V। अब अगर किसी, और ये हो गया कि शून्य में प्रकाश की चाल, या यूं कहिए निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये तो आपको पता है कि शून्य में निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किसी माध्यम में, जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश का चाल का अगर वैल्यू हमको पता है तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक है कि किसी दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात कहलाता है आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। अर्थात ν2 जब हम कहते हैं तो ν2/ν1 मतलब क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो जब हम निर्वात के साथ, शून्य के साथ, हवा के साथ अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं किसी माध्यम के लिए, वह कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जब दो माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात निकालते हैं तो वह कहलाता है सापेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दोनों में अंतर यही है कि जब हम निर्वात के साथ अपवर्तनांक निकालते हैं तो वह कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जब दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक निकालते हैं तो वह कहलाता है सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि या किसी माध्यम में, या मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल का अपवर्तनांक निकालें, पानी का अपवर्तनांक निकालें। तो निश्चित रूप से अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास चाल का होना अनिवार्य है। तो जब हम लोग को चाल दिया रहेगा तो हम पढ़े हैं कि मान लीजिए ग्लास में निकालना है, तो एल में आपको पता है बट्टे ग्लास में चाल होना चाहिए, C/V। किस में? ग्लास में, कांच में, या वाटर में निकालना है तो वाटर में। तो हमको शून्य में प्रकाश की चाल पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जल में दिया हुआ है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा, दशमलव है तो 2 जीरो आ जाएगा। 25 को अगर हम गुना करें 12, 25 90, 3 चौके 12, 3 तिया 9 हो जाएगा 4/3 मतलब 1 दशमलव। यह याद रखिएगा कि पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। इसी प्रकार अगर आपको कहे कि कांच में निकालिए, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं C/VG। अब आपको पता होना चाहिए कि कांच में कितना है, तो शून्य में निर्वात में प्रकाश का चाल पता है। अब जिस माध्यम का भी आपको निकालना हो उस माध्यम में अगर प्रकाश का चाल आपको पता है, जैसे कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कट हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5। याद रखेंगे कांच का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1.007 के लमसम में कुछ होता है, लेकिन दशमलव के बाद 2.0 है इसलिए हम लोग लगभग 1 मान के चलते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक हो गया 1.33, कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5, हवा का हो गया 1। इस प्रकार जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है सबका अपवर्तनांक, अगर उसमें प्रकाश का चाल हमको पता हो तो हम आसानी से इस फॉर्मूला की सहायता से उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं।
दुनिया में अभी तक जितने भी ट्रांसपेरेंट पदार्थ हैं उसमें अगर हम लोग बातें करें तो प्रकाश का सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वह हीरा का होता है, डायमंड का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। यह लगभग 2.42 से 2.45 के बीच वैरी करता है। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो याद रखेंगे हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 हम लोग एवरेज में लेते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। इस तरह से किसी भी पारदर्शी पदार्थ का, अगर पारदर्शी पदार्थ में उस प्रकाश का चाल हमको ज्ञात हो तो हम आसानी से उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो यह कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसी को बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुकी है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, या हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या आशय है। तो हमारा कहना होगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का मतलब है कि शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। यदि हमें क्वेश्चन आएगा कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.5 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या मतलब है, तो हम आसानी से कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 होता है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इससे आगे अगर हम लोग अभी पढ़े सापेक्षिक अपवर्तनांक, यह क्या होता है, तो यह दो माध्यमों का अपवर्तनांक। अगर हम न्यूटन को निरपेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में परिभाषा लिखे तो C/V2, इसमें हो जाएगा C/V1, C और C कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो µ2 बराबर हो जाएगा, या यूं करिए µ2/µ1 बराबर हो जाएगा V1/V2। यहाँ गौर करिए µ2 ऊपर में है, यहाँ V2 नीचे में। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, चाल के। मतलब जिस माध्यम में चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसमें चाल कम होगा उसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इस कथन का मतलब है कि हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम है। शून्य में निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक है, तो दुनिया में सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा वह निर्वात में होगा। तो ये याद रखिए कि हमारे पास सबसे कम है 1 और सबसे अधिक है हीरा का 2.42। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ हैं उसका अपवर्तनांक वैरी करेगा 1 से लेके 2.42 के बीच में। मतलब निर्वात से कम नहीं होगा और हीरा से ज्यादा नहीं होगा। मतलब सबसे कम होगा अपवर्तनांक निर्वात का और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा हीरा का। और चाल की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगी निर्वात में और सबसे कम होगी हीरा में। इस तरह से अपवर्तनांक से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अपवर्तन का क्या अभिप्राय है, क्या आपको माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया जाएगा, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वह विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा सघन माध्यम। अब यहाँ से अगर हम अपवर्तनांक से परिभाषित करें तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह विरल माध्यम होगा। जैसे हम लोग अभी देखें कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो कांच सघन माध्यम होगा और पानी विरल माध्यम होगा। पानी और हवा में पानी सघन माध्यम होगा और हवा विरल माध्यम होगा। पानी हवा और कांच में हवा विरल माध्यम होगा और कांच सघन माध्यम। तो यूं समझिए हवा हमेशा विरल माध्यम ही होगा और कांच जो है वो सघन माध्यम होगा। पानी
सघन भी हो सकता है और विरल भी। अगर कांच के साथ रहेगा तो विरल है और हवा के साथ रहेगा तो सघन है। इस तरह से हम चाल के आधार पर भी सघन और विरल की पहचान कर सकते हैं और अपवर्तनांक के हिसाब से। तो इस तरह से हमें स्नेल के नियम से पता चला अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक, जिसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं। जब निर्वात के साथ हम किसी प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निकालते हैं तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और दो माध्यमों के बीच में जब हम लोग अपवर्तनांक का अनुपात निकालते हैं तो वह सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। तो इस तरह से हम आसानी से सघन और विरल का पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।